नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड बाय चिरंजीव गंगवार में। आज हम आपके सामने बाल मनोविज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न जो विविध परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड, उन प्रश्नों को एक एक करके हम उनकी व्याख्या करेंगे और उनको हल करने का प्रयास करेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं ये हमारे यूपी टेट, सुपर टेट या रीट है, डीएसएसबी है, पीजीटी है या नेट, इनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए, व्याख्या भी करेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठें, एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको देखते हैं, देखें, पढ़ें। पहला प्रश्न क्या है देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है। जो हमारा पहला प्रश्न है, देखें पहला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से, पहला प्रश्न व्यक्तिगत पहला प्रश्न देखें, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। यह जो कथन है ये किनका है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारे पास टायलर का है, रॉस का है, स्किनर का है या सिम्पसन का है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये जो कथन है ये स्किनर का है। स्किनर ने कहा था कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। ये जो कथन है ये स्किनर का है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन फिर से पढ़ें, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? वंशानुक्रम है, वातावरण है, प्रजाति है या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? वंशानुक्रम भी हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है, प्रजाति भी हो सकती है। तो इस प्रकार हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है डी, उपरोक्त सभी। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी, ये है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित नहीं है? विशेष रूप से देखिए, इसको याद रखिए, नहीं कहे तो इस नहीं पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, बहुत गड़बड़ होते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित नहीं है? पहला देखिए, परियोजना विधि, इसको हम प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। परियोजना विधि को हम प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, अन्वेषण विधि माने खोज विधि और डाल्टन विधि। तो इसमें से ये कह रहा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर कौन सी विधि आधारित नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड। यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित नहीं होती है। टीचर क्या करता है, इसमें बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में ना रखते हुए अपना लेक्चर देता रहता है। बाकी जो प्रोजेक्ट विधि है किलपैट्रिक ने दिया है, खोज विधि हेरिस्टिक, डाल्टन विधि हेलन पार्क हर्स्ट। आगे देखें, चौथा क्वेश्चन है, पूर्व में सीखी हुई बातों को ही, फिर से देखें, पूर्व में सीखी हुई बातों को ही याद रखना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, रॉस का है, स्किनर का है या सिम्पसन का है? तो चौथे का राइट ऑप्शन है ए, 4 का ए, ये वुडवर्थ का कथन है। इसके बाद स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो स्मृति पर सबसे पहले जो प्रयोग किया था एबिंगहस ने किया था। ठीक है, एबिंगहस ने स्मृति पर सबसे पहले प्रयोग किया था। इसके आगे देखें, निम्नलिखित में से स्मृति का अंग नहीं है? चिंतन, पहचान करना, सीखना या पुनः स्मरण।
छठा प्रश्न फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से स्मृति का अंग नहीं है। चिंतन नहीं है, पहचान करना नहीं है, सीखना नहीं है या पुनः स्मरण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है छठे का ए। चिंतन को हम स्मृति का अंग नहीं मान सकते, क्योंकि जो हम चिंतन करते हैं वो हमारी मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, चिंतन को मेमोरी से अलग रखा जाता है। बाकी हम जो पहचानना है हमारी स्मृति से संबंधित है, सीखना स्मृति से संबंधित है, पुनः स्मरण रिकॉल ये भी हमारी स्मृति से संबंधित होता है। आगे देखें अगला प्रश्न देखें, संघनन का सिद्धांत निम्न में से लिखा है, संघनन का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? सृजनात्मकता से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है, व्यक्तित्व से संबंधित है या स्मृति से संबंधित है? तो जो संघनन का सिद्धांत है हमारा, ये स्मृति से संबंधित होता है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। संघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित होता है। आठवां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत है? यानी वंश आगे जैसे जैसे वंश बढ़ता है हमारा, और ये रोग भी हमको विरासत के रूप में अपने वंश से ही मिलता है। तो लिखा है वर्णांधता, हीमोफीलिया, रक्तचाप जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, और ए व बी दोनों, यानी वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों। तो ये जो इसका राइट ऑप्शन है ये डी, ए व बी दोनों, वर्णांधता और हीमोफीलिया ये दोनों ही रोग वंशानुगत होते हैं, यानी इसका राइट ऑप्शन है डी। आठवें का राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? नवा क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है, यानी कि जो बच्चा होता है, बेबी होता है, माँ के पेट में कितने समय तक रहता है? ऑप्शन इधर हैं इसके, ऑप्शन देखें इसके। पहला है 8 माह, 9 माह, 9 माह 10 दिन या 10 माह। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, 8 माह, 9 माह, 9 माह 10 दिन या 10 माह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। राइट ऑप्शन है सी, बच्चा 9 माह 10 दिन, या इसी को हम कहते हैं, कभी दिन में भी लिखा हुआ मिले तो 280 दिन, 280 दिन, 9 माह 10 दिन या 280 दिन। गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 9 माह 10 दिन या 280 दिन। आगे देखें, कह रहा है बालक का विकास प्रारंभ होता है, बालक का विकास प्रारंभ होता है। 10वां प्रश्न है ये, बालक का विकास प्रारंभ होता है शैशवावस्था से, गर्भावस्था से, बाल्यावस्था से या किशोरावस्था से? तो जो बच्चे का विकास होना होता है वो गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, यानी बालक का विकास गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, 11वां प्रश्न देखिएगा। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। माता पिता की 11वां प्रश्न है ये, माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हमारे पास जेम्स ड्रेवर, रूथ बेनेडिक्ट, स्किनर और सिम्पसन। तो ये है जेम्स ड्रेवर का, इसका राइट ऑप्शन है ए, जेम्स ड्रेवर का ये कथन है। आगे देखें 12वां प्रश्न क्या है, देखिए 12वां प्रश्न है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। 12वें प्रश्न की बात हो रही है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। कौन होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, अंडाणु होते हैं, शुक्राणु होते हैं। पूछा गया है ये क्वेश्चन टेट में भी। तो वंश परंपरा के मुख्य वाहक जो होते हैं वो जीन होते हैं हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13वें क्वेश्चन की बात होगी अब। माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। यह वंशानुक्रम के किस नियम को प्रदर्शित करता है? ठीक है, माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। यह वंशानुक्रम के किस नियम को प्रदर्शित करता है? समझ लीजिए ये नियम कह क्या रहा है। ये नियम ये कह रहा है जैसे पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मतलब हो भी सकता है, मतलब जन्मजात पहलवान नहीं होगा।
ठीक है ना। डॉक्टर का बच्चा जन्मजात डॉक्टर नहीं कि पैदा हुए डॉक्टर पैदा हुए आला लेके, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते। वंशानुक्रम का यह कौन सा नियम है, ठीक है। तो यह है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, इसका ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है, इसका ऑप्शन सी ठीक है। ये 4 हैं। देखिए समानता का नियम क्या कहता है, जब बच्चा अपने माता पिता के समान गुणों वाला हो तो समानता का नियम। प्रत्यागमन का नियम, जब बच्चा अपने माता पिता से विपरीत गुण वाले पैदा होते हैं तो प्रत्यागमन का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम ये हो जाता है। और भिन्नता का नियम, बच्चे माता पिता से भिन्न होते हैं, मतलब एक जैसे ना होकर कुछ भिन्न होते हैं, ये भिन्नता का नियम। इसके बाद 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, अधिगम वातावरण का संगठन है। 14वां प्रश्न देखें, अधिगम वातावरण का संगठन है, यह कथन किसका है। 14वां प्रश्न की बात हो रही है, अधिगम वातावरण का संगठन है, यह कथन किसका है। तो यह कथन लेविन का है, ठीक है। याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ समझना नहीं है। जो स्टेटमेंट है उसमें वो रटने ही होते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अगला देखें 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। देखिए, सीखना वातावरण की उपज है, सीखना जीवन पर्यंत नहीं चलता है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, और डी सीखना अनुकूलन है। देखिए, सीखना वातावरण की उपज है, एकदम ठीक बात है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, एकदम ठीक बात है। सीखना अनुकूलन है, एकदम ठीक बात है। ये हमारा ऑप्शन ठीक है कि सीखना जीवन पर्यंत नहीं चलता है, जबकि हमने पढ़ा है कि सीखना या अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, ये है 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गत्यात्मक अधिगम का उदाहरण नहीं है। गत्यात्मक अधिगम, ठीक है, कौन सा नहीं है। देखिए, नृत्य करना गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा, व्यायाम करना गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है, तैरना गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है, और भाषा सीखना ये है हमारा सही ऑप्शन। भाषा सीखना ये भाषाई अधिगम के अंतर्गत आएगा, गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत ये नहीं आता है भाषा सीखना, ठीक है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां कि अधिगम अक्षमता निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होती है। 17वां क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ें। अधिगम क्षमता है, सॉरी अक्षमता नहीं है, क्षमता है। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। आनुवांशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण या शिक्षण से, या राष्ट्रीयता से। यानी अधिगम क्षमता हमारे सीखने की क्षमता आनुवांशिकता से प्रभावित होगी, जैसे माता पिता वैसे ही उनके बच्चे होंगे। वातावरण से भी प्रभावित होगी, प्रशिक्षण या ट्रेनिंग या टीचिंग इससे भी प्रभावित होती है, और राष्ट्रीयता से हमारा सीखना प्रभावित नहीं होता है। सीखना काहे से प्रभावित नहीं होता है, राष्ट्रीयता से सीखना प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। राइट ऑप्शन क्या है इसका, सी नहीं, राइट ऑप्शन है इसका डी। डी है कि अधिगम क्षमता निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होती, राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे 17 क्वेश्चन निपट जाते हैं। इसके आगे देखिए, ये है अधिगम के प्रक्रम में, फिर से देखिए, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा कुछ भी कह लें, सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, और डी है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा क्या काम करती है ये हमें पता करना है कि अभिप्रेरणा क्या कार्य करती है। सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, ठीक है। तो मोस्टली जो ठीक है हमारा यहाँ पर, जो एकदम ठीक है, ये वाला जो अभिप्रेरणा है वो क्या करती है,
नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती है अभिप्रेरणा। ठीक है, जब हम अभिप्रेरित होंगे सीखने के लिए तो ऑटोमेटिक हमारी रुचि भी उस फील्ड में बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन है डी। आगे देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। व्यक्तिगत की बात हो रही, देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले अगर कारक की बात करें हम, तो ये सब कारक अधिगम को प्रभावित करेंगे। संचार के साधन भी अधिगम को प्रभावित करेंगे, समवयस्क समूह भी अधिगम को प्रभावित करेगा, अध्यापक भी अधिगम को प्रभावित करेगा, परिपक्वता एवं आयु भी अधिगम को प्रभावित करेगी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है हमको, क्या कह रहा है, अधिगम को अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है, इंडिविजुअल रीजन। तो व्यक्तिगत कारक की बात करेंगे तो परिपक्वता एवं आयु। व्यक्तिगत कारक क्या है, परिपक्वता एवं आयु। आगे देखें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, सीखने का वह सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 20 की बात हो रही है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के कौन से सिद्धांत से संबंधित है। सीखने के कौन से सिद्धांत से संबंधित है, तो ये सीखने के व्यवहारवाद से। व्यवहारवाद होता है अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, यानी जो हम देखते हैं, जिसको देखते हैं वही देखकर हम सीखते हैं, व्यवहारवादी। ये इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाता है। अगला 21वां क्वेश्चन देखें, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। तो किंडरगार्टन पद्धति किसकी है, टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी ने। सभी को पता होगा कि किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल की है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको खेल विधि के जनक भी फ्रोबेल मिलते हैं, तो हमने आपको पहले ही बता रखा है इस बारे में कि खेल विधि के जनक अगर आपको ऑप्शन में कॉल्डवेल कुक मिलते हैं तो आप कॉल्डवेल कुक को लगाएंगे, अगर वहां पर कॉल्डवेल कुक नहीं है उस स्थिति में आपको फ्रोबेल को लगाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लें अगर हम, तो पुरस्कार एवं दंड क्या हैं, सकारात्मक प्रेरक हैं, स्वाभाविक प्रेरक हैं, कृत्रिम प्रेरक हैं या अर्जित प्रेरक हैं। तो देखिए पुरस्कार और दंड ये हमारे कृत्रिम प्रेरक हैं। पुरस्कार और दंड कृत्रिम प्रेरक के अंतर्गत आएंगे, पुरस्कार और दंड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रियाओं से, पोषण से या इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया है कि मूल प्रवृत्तियों की जो उत्पत्ति हो, संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से। ये मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत पढ़ा है, हमने पढ़ा है। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी मैकडूगल ने, वही है कि और बताया था कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। उन्होंने एक टेबल दी थी, 14 मूल प्रवृत्तियां, उनके साथ जुड़े हुए 14 संवेग। फिर इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन जन्मजात अभिप्रेरक है। ये 24वें क्वेश्चन की बात हो रही है। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक है, क्रोध है, निद्रा है, खेलना है या प्रशंसा है। तो देखिए एक पूछ रहे थे कि सर क्रोध और निद्रा इनमें से गड़बड़ कर रहा था मामला। तो देखिए क्रोध जो है ये बच्चे में जन्म के टाइम नहीं होता है, ये जन्म के बाद 6 महीने में 7 महीने में डेवलप होता है। लेकिन ये निद्रा वाला जो है, ये जो निद्रा, ये बच्चे में जन्म के टाइम से ही मौजूद होती है और बच्चा जन्म के बाद अपना ज़्यादा समय सोकर ही बिताता है। ठीक है, आगे देखिए 25वां प्रश्न क्या कह रहा है। मास्लो की मानवीय आवश्यकताओं के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांत के पदानुक्रम में आवश्यकता अधिगम का सही अनुक्रम क्या है। यानी कि जो मास्लो ने सिद्धांत दिया है आवश्यकता वाला, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पे क्या क्या बताई हैं उनको हमको लिखना है। तो देखिए सभी को पता है, इसी में हम 1 2 3 4 लिख ले रहे हैं जिसको हमको ऑप्शन में आसानी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या बताया था उन्होंने, शरीर क्रियात्मक अवस्थाएं, यानी ये वही अवस्थाएं हैं मनो शारीरिक, मनो शारीरिक, रोटी कपड़ा और मकान, जो हमारी मनोदैहिक आवश्यकताएं हैं
वो वाली है, तो ये नंबर 1 पे हम इसको नंबर 1 देंगे। कितना नंबर देंगे इसको? शरीर क्रियात्मक अवस्थाएं यानी नंबर 1। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया था? ये सुरक्षा की आवश्यकताएं, इसको नंबर 2। फिर उसके बाद तीसरा बताया था प्रेम व तदीयत्व की आवश्यकताएं, इसको नंबर 3। फिर उसके बाद देखिए चौथा आत्मसम्मान या सम्मान, ये नंबर 4, और बचा हुआ आत्मसिद्धि ये नंबर 5। तो इसका देख लीजिए सीक्वेंस क्या बनता है। सबसे पहले सी, ये देखिए सी, दूसरा नंबर है ए, सी ए बी, डी, ई और डी। इसके ऑप्शन आगे हैं, उधर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन देखें इसके, ये हैं ऑप्शन। ठीक है, कौन सा है इसमें आप हिसाब लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। 25 CABED, 25वां CABED। यहां देखिए ये है CABED, यानी हमारा ऑप्शन ए ठीक है। इसमें ऑप्शन ए ठीक हो जाता है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन, सूची 1 में दी गई अधिगम अक्षमता, ये है सूची 1, ये 26वां, सूची 1 में दी गई अधिगम अक्षमता का सूची 2 में उसके विवरण से मिलान करें। सूची 1 में हमको अधिगम अक्षमता दिया है और सूची 2 में हमको क्या दिए हैं, उनका विवरण दिया है कि ये होता क्या है। ठीक है, तो इसको हमको मैच करना है किस तरीके से, इसका राइट ऑप्शन होगा। देखिए सबसे पहला है डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया क्या है? ध्यान देने में कठिनाई और परिणाम जाने बिना कार्य करना, साक्षरता और भाषा संबंधी कौशल के विकास में कठिनाई, संप्रेषण में गलत शब्द के प्रयोग के साथ जुड़ी लेखन कठिनाई। देखिए डिस्प्रैक्सिया हमने आपको बताया था, या गतिक समन्वय में कठिनाई जिससे त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण गति होती है। 26वां क्वेश्चन जरा देखिए, इसका कौन सा ठीक है? डिस्प्रैक्सिया, ध्यान देने में कठिनाई, देखिए ये ADHD होता है, ध्यान देने में कठिनाई ये ADHD होता है। डिसलेक्सिया ये है संप्रेषण के गलत शब्द के प्रयोग के साथ जुड़ी लेखन कठिनाई, साक्षरता और भाषा संबंधी कठिनाई। डिस्ग्राफिया ये लेखन वाला होता है, ये पहुंच जाएगा। डिसलेक्सिया बचा डिस्प्रैक्सिया और डिसलेक्सिया। डिस्प्रैक्सिया ये गतिक वाला हो जाएगा और डिसलेक्सिया ये सामने वाला हो जाएगा। ये है इनका सही क्रम, यानी आप नीचे देख लीजिए, इसमें दिया होगा A का 4, ये इसमें है A का 4 और इसमें है A का 4। इन दो पर ध्यान देते हैं। A का 4, B का देखिए, B का सेकंड, ये है A का 4, B का सेकंड, C का फर्स्ट होना चाहिए, C का फर्स्ट हो गया, और D का थर्ड। तो हमारा ये D वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए, ये D वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। इसके आगे देखिए, रॉबर्ट एम, इसका विकल्प इधर है। रॉबर्ट एम गैने के अनुसार कौन सा अधिगम प्रकार संप्रत्ति या संकल्पना अधिगम से पहले आता है? तो ये गैने की जो अधिगम सोपानिकी है वहां से है। हमको पता करना है कि जो संप्रत्ति अधिगम है इससे पहले कौन कौन से आते हैं। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अधिगम सोपानिकी गैने ने दिया था और इन्होंने सीखने के 8 प्रकार बताए थे। सीखने के इन्होंने कितने प्रकार बताए थे? गैने ने 8 प्रकार बताए हैं। तो बेटा इसके लिए हमें सबसे पहले तो इनके 8 प्रकार पता होने चाहिए। अगर हमको 8 प्रकार नहीं पता है तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो 8 प्रकार के हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। जब तक नाम देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था, यहाँ आ जाएगा, चलो ऊपर कर लेंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया था सांकेतिक सीखना। सबसे पहले सांकेतिक सीखना। फिर दूसरे नंबर पर क्या बताया था गैने ने? उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। SR लर्निंग करे देते रहे। उद्दीपन अनुक्रिया
सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। तीसरा सीखना जो इन्होंने बताया था सरल श्रृंखला सीखना, सरल श्रृंखला सीखना। फिर चौथा शाब्दिक साहचर्य सीखना, शाब्दिक साहचर्य सीखना। फिर इसके बाद जो पांचवा बताया था, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जो इन्होंने पांचवा प्रकार बताया था विभेदीकरण सीखना, विभेदीकरण सीखना, जो पांचवा है इनका विभेदीकरण सीखना, विभेदीकरण सीखना, विभेदीकरण सीखना। छठा है संप्रत्य सीखना, संप्रत्य सीखना, संप्रत्य सीखना। सातवां है नियम सीखना, नियम सीखना। और आठवां है जो लास्ट होता है सबसे उच्च, समस्या समाधान सीखना। अब देखिए इसको क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है रॉबर्ट एम गैने के अनुसार कौन सा अधिगम प्रकार संप्रत्य अधिगम से पहले आता है। संप्रत्य अधिगम ये है, यहां देख लो कौन सा पहले आता है, यहां देख लीजिए कौन सा पहले आता है। ठीक है, संप्रत्य ये है, इसके पहले वाले ये हैं। देखिए समस्या समाधान इसके बाद आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। और नियम सीखना, नियम अधिगम ये इसके बाद आ रहा है। बाकी पहले वाले उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम और संकेत अधिगम ये दोनों ही हैं। तो इसका विकल्प देख लेते हैं हम लोग, क्या हुआ। अच्छा ये है शाब्दिक साहचर्य, ये तीन है, यानी कि बी, डी और ई, ये तीन आने चाहिए। बी, डी और ई, यानी यहां पर बी, डी, ई है, कहीं पर बी, डी, ई ये है। यानी कि इस वाले का हमारा क्वेश्चन ऑप्शन सी ठीक था। ठीक है, इसके बाद 27वें का हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक था, 27वें का सी। फिर है 28, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम निर्योग्यता का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा डिसलेक्सिया, पढ़ने और लिखने में दिक्कत है तो डिसलेक्सिया, एलेक्सिया भी यही इसी से रिलेटेड होता है। डिस्ग्राफिया लेखन में ये कोई भी विकृति नहीं होती। यानी हमारा इसमें हमारा जो सही है वो कौन सा ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन है डी। हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। ये कोई भी विकृति नहीं होती है, किसी भी अधिगम निर्योग्यता का ये प्रकार नहीं है। एक ये पढ़ते हैं क्वेश्चन, यह समझने में समर्थ बनाने के लिए कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं शिक्षक प्रशिक्षुओं को एक पाठ्यचर्या पढ़ाई जानी चाहिए। यह पाठ्यचर्या क्या है, यह पाठ्यचर्या क्या है। बेटा जो हम पढ़ रहे हैं यही तो पाठ्यचर्या है, शिक्षा मनोविज्ञान, यही तो पढ़ाई जाती है हमको कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं। भाई हमको यही तो पढ़ाना है कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। तो उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। अगला देखिए, यदि किसी बालक को, यदि किसी, 30वां प्रश्न है ये, 30वें प्रश्न की बात हो रही है। देखिए 30वें क्वेश्चन की बात हो रही है। यदि किसी बालक को अपने माता पिता तथा शिक्षकों से बार बार अस्वीकृति, दंड तथा चिढ़ाए जाने की स्थिति का सामना करना पड़ता है तो इसका क्या परिणाम होगा। तो इसका जो परिणाम होगा वो बाल अपराध में बदल जाएगा, बच्चा अपराधी बन जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन ठीक है सी। अगला है उद्दीपन या अनुक्रिया सामान्यीकरण का उदाहरण कौन सा है। उद्दीपन या अनुक्रिया सामान्यीकरण का मतलब यह है कि हमने अनुक्रिया को अपनी आदत में बना लिया है, तो ये अधिगम का स्थानांतरण या हस्तांतरण कहलाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद अभिक्षमता पद के
सबसे अधिक निकट है अंतःशक्ति, ये डी ऑप्शन ठीक है इसका, अंतःशक्ति और अभिक्षमता एक ही मतलब है इनका, अंतःशक्ति और अभिक्षमता। 33वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के किस नियम में पावलाव के क्लासिकीय अनुबंधन का पूर्वानुमान लगाया गया है? निम्न में से किस नियम में थॉर्नडाइक के पावलाव के क्लासिकीय अनुबंधन, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत, ये गौड़ नियम है थॉर्नडाइक का, उसी को क्लासिकीय वाला ये इससे ही रिलेटेड है। 34वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है, याद करिए, विश्लेषणात्मक समझ होती है, संश्लिष्ट अंतर्दृष्टि होती है, सृजनात्मक पुनर्प्रस्तुति और दक्षताओं का व्यवहारिक अनुप्रयोग। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए, सृजनात्मक पुनर्प्रस्तुति और दक्षताओं का, इसको नीचे करते हैं, सृजनात्मक पुनर्प्रस्तुति और दक्षताओं का व्यवहारिक अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी, इसको जरा फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में सही नहीं, बात प्रतिभाशाली की हो रही है, विश्लेषणात्मक समझ होती है, संश्लिष्ट अंतर्दृष्टि होती है। हमने आपको बताया था उस समय, ये वाला जो ऑप्शन है इसका सी, ये ऑप्शन ठीक है। सृजनात्मक, ये जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली बालक के अंदर क्रिएटिविटी भी हो, ये जरूरी नहीं है, हमने इसको पढ़ रखा है। अगला देखिए 35वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफर्ड, क्लासिकीय अनुबंधन सिद्धांत पावलाव, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन, अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आशुबेल। तो ये ठीक नहीं है, बहुबुद्धि सिद्धांत ये गिलफर्ड ने नहीं दिया है, बाकी क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने दिया है, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन 8 अवस्थाएं, अर्थपूर्ण सीखना आशुबेल, 4 प्रकार बताए थे जो आशुबेल ने, उसी का ही एक प्रकार है अर्थपूर्ण सीखना। अगला देखिए 36वां प्रश्न, पावलाव के कुत्ते की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में सीएस क्या था? अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? वो देखिए, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? कह रहे हैं पावलाव के कुत्ते की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में सीएस कंडीशनिंग स्टिमुलस क्या था? भोजन का स्वाद, भोजन के स्वाद के प्रति लार का बहना, घंटी की आवाज, और घंटी की आवाज के प्रति लार का, अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी की आवाज, और स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? भोजन। यानी 36 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी। अगला है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। ये प्रभाव का नियम ये बात कहता है, प्रभाव का नियम ये कहता है कि जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि मिलती है, प्रभाव का नियम यही तो कहता है कि किसी भी चीज का हमारे ऊपर प्रभाव कैसा है। अगर सकारात्मक प्रभाव है तो हम उसको जल्दी सीख लेंगे, और नकारात्मक प्रभाव है तो हम उसको नहीं सीखते हैं। 38वां प्रश्न देखिए, 38वां क्या कह रहा है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम होता है। ठीक है, 38वां प्रश्न देखिए, जरा पढ़िए इसको। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम होता है, व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण तथा पुनर्बलन, अंतरजातीय योग्यता या परिपक्वन। बीएफ स्किनर की बात करें, हमने आपको बताया है बीएफ स्किनर और पुनर्बलन, जहां कहीं मिल जाए एकदम सही होगा, टिक लगा दीजिए। तो इसका जो ऑप्शन है ये बी ठीक है। पुरस्कृत, अगला क्वेश्चन देखिए, पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? 39वां प्रश्न देखिए, पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुकूलन अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, स्किनर ने इस पर प्रयोग किया था। 40वां क्वेश्चन देखें, कह रहा है समाज का वंचित वर्ग बना है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से, महिलाओं से, शारीरिक रूप से विकलांगों से, ग्रामीण लोगों से। अब इसमें से कौन सा विकल्प ठीक है? देखिए, वंचित वर्ग की बात हो रही है तो वंचित वर्ग सभी हैं, ये अनुसूचित जातियां भी वंचित वर्ग के अंतर्गत, महिलाओं को भी वो अधिकार प्राप्त नहीं है, शारीरिक विकलांगों को भी नहीं और ग्रामीणों को भी नहीं। तो इसका ऑप्शन ठीक है हमारा ए, उपरोक्त सभी। 40 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद 41वां प्रश्न पढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं परामर्श के मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक उपागम को सर्वप्रथम
किसने प्रचलित किया था? देखिए यहाँ पर क्या आ गया, मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक। हमें पता है मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, सिगमंड फ्राइड। तो 41 का कौन सा ठीक हो जाएगा, सी। फिर देखिए 42वां क्वेश्चन, परियोजना पूर्ण हृदय से की गई सौद्देश्य क्रिया है जो सामाजिक पर्यावरण में चलती है। हमें पता है परियोजना प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, किलपैट्रिक ने दिया है, तो किलपैट्रिक का ही ये कथन भी होगा। अगला देखिए 43 क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। अधिगम का साइन सिद्धांत, साइन माने चिन्ह सिद्धांत, टॉलमैन अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, कर्टलेवन सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ब्रूनर प्रयास त्रुटि अधिगम सिद्धांत, थॉर्नडाइक। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अधिगम सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर ने नहीं दिया है, बंडूरा ने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला देखिए, परिवार बच्चे को कौन सी शिक्षा प्रदान करते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रयत्न सहित या नियमित रूप से? तो परिवार अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र होता है। औपचारिक शिक्षा हमको विद्यालय से प्राप्त होती है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा या व्यवहारिक शिक्षा हमको परिवार से ही प्राप्त होती है। 45वां प्रश्न देखें। 45वां प्रश्न देखिए, कह रहे हैं पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की है? 45वां प्रश्न देखिए, कह रहे हैं पुरस्कार की अधिगम में मुख्य भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस, पुरस्कार कह लें या पुनर्बलन कह लें, तो ये व्यवहारवादियों की है, ठीक है, ये व्यवहारवादियों की विशेषता है। अगला 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साथ सोशियोमेट्रिक टेक्निक संबंधित है? यानी जो समाज मिति है, सोशियोमेट्रिक टेक्निक को हम हिंदी में कहते हैं समाज मिति, JL मोरेनो, ठीक है, JL मोरेनो से संबंधित है। अगला है 47वां क्वेश्चन, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, ठीक है, वातावरण से संबंध बनाते हुए, ये जीन पियाजे का कथन है। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये सब जीन पियाजे ने ही कहा है। जीन पियाजे ने ही क्या कहा है बालकों को, नन्हे वैज्ञानिक भी जीन पियाजे ने ही कहा है बालकों को, ठीक है। तो इसका 47 का सी। अगला है क्रिया प्रसूत सहचर्य सिद्धांत मुख्य रूप से किसकी भूमिका पर बल देता है? क्रिया प्रसूत हमने अभी कहा, आपको याद होना चाहिए, क्रिया प्रसूत किसने दिया है, स्किनर ने दिया है, और स्किनर काहे पर बल देते हैं, पुनर्बलन पर। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला है पियाजे के अनुसार अमूर्त, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अमूर्त विचार किस पड़ाव पर विकसित होने प्रारंभ होते हैं, ठीक है, 49वां। पियाजे के अनुसार अमूर्त विचार कब बच्चे में आते हैं, ये कह रहे हैं, तो इंद्रिय पेशी अवस्था ये हमारी पहली अवस्था है, इंद्रिय पेशी अवस्था पहली अवस्था है, पूर्व परिचालन अवस्था ये दूसरी अवस्था है। इसके बाद देखिए इधर दिया होगा विकल्प, मूर्त परिचालन अवस्था ये तीसरी अवस्था है, और बच्चे के अंदर जो अमूर्त विचार होते हैं वो अनौपचारिक अवस्था जो हमारी 11 से लेकर 15 तक या वयस्क अवस्था तक चलती है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। 50वां प्रश्न देखते हैं, एक बालक जिसे वस्तुओं को उठाने में कठिनाई होती है उसे कौन सी अक्षमता होने का भय है? देखिए लोकोमीटर, गतिक कौशल संबंधी अक्षमता उसमें हो सकती है। बौद्धिक कार्य प्रणाली का निम्न स्तर कोई मतलब नहीं, दृष्टि की कोई मतलब नहीं, बोलने की कोई मतलब नहीं, लोकोमोटर, लोकोमीटर अक्षमता का मतलब यह है कि उसको क्या दिक्कत है, गतिक कौशलों में दिक्कत है, यानी वस्तुओं को उठाने में उसको दिक्कत आती है। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने बेटा 50 प्रश्नों को किया है। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, बड़े ढूंढे ढाणे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न आए हुए हैं कहीं ना कहीं। तो आप इन प्रश्नों को जरूर कहीं नोट कर लीजिए। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है ये लगातार चलती रहेगी ऐसे ही। आप जरूर बताइए कि आपको ये हमारा जो टेस्ट सीरीज चला है, आज से ही शुरू हुआ है, आज 50 क्वेश्चन थे, इसके बाद 30 क्वेश्चन करके आपके पास आया करेंगे, ऐसे ही चला करिए। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी आपके जानने वाले साथी सहपाठी हैं उनको भी बताइएगा, और हमारा वीडियो वहाँ तक भी पहुँचाइएगा जिससे वो भी इस चीज़ का लाभ ले पाएँ। थैंक यू।